नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, वेंसडे यानी कि 4 मई 2022 की बात है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि जो रेपो रेट है उसको 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है। अब बेसिस पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%, 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1%, और 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5%। तो रेपो रेट जो है वो 4% था और ये 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया, यानी कि 0.4% से इसको इंक्रीज किया। तो जो नया रेपो रेट है दैट इज 4.4%। ठीक है, तो ये एक नंबर 1 है पॉइंट। नंबर 2, ये जो डिसीजन एमपीसी ने लिया ये यूनानिमस था। यूनानिमस यानी कि सारे के सारे मेंबर्स जो हैं, 6 मेंबर्स हैं, तो 6 के 6 मेंबर्स ने ये कहा कि हमें रेपो रेट को इंक्रीज करना चाहिए। नंबर 3, ये एक ऑफ साइकिल मीटिंग हुई। जनरली मीटिंग साइकिल पर नहीं होती है। व्हेन आई से साइकिल आई मीन टू से बाइसिकल। मजाक कर रहा हूं। आई एम श्योर यू नो कि एक बाई मंथली मीटिंग होती है, हर 2 महीने में एक बार एमपीसी की मीटिंग होती है। और जो लास्ट मीटिंग है वो अप्रैल में हुई। जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली थी वो दैट वाज ऑन जून 2022। लेकिन अचानक से एक इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट की और ये डिसीजन लिया कि रेपो रेट को इंक्रीज करना चाहिए। ये 2 चीज़ों का इशारा है। नंबर 1 कि जो प्राइस प्रेशर है इकोनॉमी पर वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको एमपीसी ने पहले अंडर एस्टिमेट किया। अब उनको कोर्स करेक्शन करना पड़ा या फिर एक जो चेंजेस हैं वो करना पड़ा। नंबर 2, इन्फ्लेशन को मैनेज करने में एमपीसी का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं गलत रहा, या फिर उनका जो एस्टिमेशन जो है वो प्रॉपर नहीं रहा। इसी वजह से उनको एक ऐसी ऑफ साइकिल की मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनका ये स्टेटमेंट आया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि ये जो टाइटनिंग साइकिल है, टाइटनिंग साइकिल यानी कि जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज करने की जो एक साइकिल है उसकी ये एक शुरुआत है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में और ज़्यादा रेपो रेट में हाइक हमें, उछाल हमें या फिर इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ पेंडेमिक। जब कोविड की शुरुआत हुई तो उस टाइम पर एमपीसी ने ऐसा डिसीजन लिया कि रेपो रेट को कम किया जाना चाहिए, और 2 बार रेपो रेट को कम किया। पहला जो कट था वो 75 बेसिस पॉइंट का था, सेकंड जो कट था वो 40 बेसिस पॉइंट का था। और अब जब रेपो रेट को इंक्रीज करने की जो साइकिल है उसकी शुरुआत हुई है तो 40 बेसिस पॉइंट से इसको इंक्रीज किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट हाइक होगा दैट विल बी 75 बेसिस पॉइंट, राइट। कि जैसे पहले 75 कट किया, 40 कट किया, अब 40 ऐड किया और 75 ऐड होगा। तो इस प्रकार की साइकिल शायद हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी एक चीज़ कि फरवरी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और मार्च 23 में ये ख़त्म होगा। तो फरवरी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा कि इस साल इन्फ्लेशन का जो एक एवरेज रेट है दैट विल बी 4.5%। लेकिन 2 महीनों के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हैं वो अपने फोरकास्ट को रिवाइज करती हैं, रेज करती है और कहती है कि 4.5% नहीं, इन्फ्लेशन जो है ये 5.7% होगा। तो यहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक फोरकास्ट की, एक भविष्यवाणी की, और जो एक्चुअल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं लोग इस बात पर भी अब प्रश्न उठाने लगे हैं कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉपरली इन्फ्लेशन का फोरकास्ट दे पा रही है या नहीं। मूविंग ऑन टू ग्लोबल सिनारियो, देखिए ग्लोबल कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं वो फ़िलहाल हाई हैं। इसी के साथ साथ फूड प्राइस जो हैं वो भी काफ़ी हाई हैं, और जो कोर इन्फ्लेशन है, सारे सिग्नल्स यही बताते हैं कि कोर इन्फ्लेशन भी आने वाले समय में ज़्यादा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो लगता है कि जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट किया है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे तो ज़्यादा ही इन्फ्लेशन हमें एक्चुअल वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। और जो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए उनका जो फ्रेमवर्क दिया गया है तो उसको कई बार
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिस कर दिया है, और आने वाले 3 क्वार्टर्स में भी अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपने टारगेट को मिस कर जाता है, आई एम श्योर आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर आप नए हैं इस सब्जेक्ट में तो लेट मी टेल यू कि गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो आपको 4% रखना है, और अपर लिमिट दी है कि 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन, और 2% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 2 से 6 की रेंज में इन्फ्लेशन को रहना है, लेकिन हमने देखा कि ये 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रहा है, और आने वाले 3 क्वार्टर्स में भी अगर इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज़्यादा रहा तो फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता गया और क्यों 6% से ज़्यादा रहा। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो एक सेंट्रल बैंक के लिए ये अपने आप में एक शर्म की बात होगी, और सेंट्रल बैंक की जो फोरकास्टिंग एबिलिटी है उसके ऊपर लोग प्रश्न उठाएंगे, और इसी के साथ साथ सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी जो है ये भी इरोड हो जाएगी या फिर ये अफेक्ट होगी। और इट्स लाइक कि सेंट्रल बैंक अगर ये कहती है कि इतना इन्फ्लेशन होगा और उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, दैट मीन्स कि धीरे धीरे लोग जो हैं वो फिर सेंट्रल बैंक पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड हियर कि हमारे जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब हैं शक्तिकांता दास साहब, तो देखिए पूरा जो कोविड-19 पेंडेमिक का समय था जब से वो स्टार्ट हुआ और नियरली जब ख़त्म हुआ, अभी भी कोविड के केसेस कई जगहों पर हमें देखने को मिल रहे हैं, बट जो पीक्स थे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये सारे फेजेस में हमारे गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांता दास साहब ही थे, अभी भी हैं, और उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस से चीज़ों को संभाला। उस टाइम पर तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं, राइट, केपेबल व्यक्ति हैं, नो डाउट अबाउट इट, और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने सबसे बड़ी क्राइसिस, शायद भारत में इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं देखी है, तो इतनी क्राइसिस वाली सिचुएशन में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इकोनॉमी को संभाला, एमपीसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी के बैंक्स को संभाला, लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया, तो बहुत सारे स्टेप्स उठाया था। आई एम श्योर आने वाले समय में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो शक्तिकांता दास की अध्यक्षता में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डेफिनेटली करनी चाहिए। देखिए, ये जो एमपीसी ने डिसीजन लिया है रेपो रेट को इंक्रीज़ करने का, तो इसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर होगी। वो क्या है वो भी हम ऑफ कोर्स देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आपने रेपो रेट को तो इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन इन्फ्लेशन का जो अपडेटेड एक फोरकास्ट है वो आपने प्रोवाइड नहीं किया। आपने ये स्टेटमेंट दिया, व्हेन आई से आपने, आई एम टॉकिंग अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमपीसी, तो ये स्टेटमेंट आया कि अप्रैल का जो एमपीसी का रेजोल्यूशन था, जो उस टाइम पर इन्फ्लेशन का एक प्रोजेक्शन था, तो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो इस साल हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई एक फिक्स्ड आंकड़ा जो है वो इस मीटिंग ने रिलीज़ नहीं किया है। तो ये चीज़ जो है उनको करने की ज़रूरत थी। एज वी ऑल नो कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस का एक रीज़न डेफिनेटली ये हैं, बार बार ये रीज़न जो है वो दिया भी जाता है। क्रूड ऑयल की प्राइस ज़्यादा हैं, कोमोडिटीज़ की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप मेरे फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के जो वीडियोज़ हैं वो देखते हैं, अगर नहीं देखते तो मैं आई विल पोस्ट अ लिंक हियर, क्लिक द आई बटन टू चेक आउट द फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो अगर आपने एफएनए को फॉलो किया है तो यू नो कि कैसे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हैं, और चाइना का जो अगर हम एक ओवरऑल सिनारियो देखें तो वी नो कि वहाँ पर कोविड के इन्फेक्शंस जो हैं उनमें भी एक उछाल देखने को मिला। तो ये सारे कुछ ग्लोबल चैलेंजेस पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा रहे हैं। इसको आप ग्लोबल हेडविंड्स भी कह सकते हैं। अगर आप एफएनए को फॉलो करते हैं तो यू नो कि आज नहीं तो कल ये सिचुएशन आने ही वाली थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेपो रेट को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा या फिर करना ही पड़ता, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी ओवर हीटेड हो चुकी थी। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक के एकोमोडेटिव स्टैंस को लेकर भी काफ़ी क्रिटिकल थे। वो कह रहे थे कि आपको ये एकोमोडेटिव स्टैंस जो है वो नहीं रखना चाहिए, रेपो रेट को आपको इंक्रीज़ करना चाहिए। और मार्च की बात करें तो मार्च में रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो नियरली 7% था, इट वाज 6.9%, इजंट इट, या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा था। और
बार बार यूक्रेन वॉर का एक रीज़न दिया जाता है, बट यूक्रेन वॉर से पहले भी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल तो था ही। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं और जो रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया है, तो इसकी इम्पैक्ट एक कॉमन मैन, एक आम आदमी के ऊपर क्या होगी? इट्स गोइंग टू बी ए बिग ब्लो। क्योंकि देखिए ऑलरेडी आम आदमी जो है वो सामान का ज़्यादा पैसा पे कर रहा है, फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है, दूसरी एसेंशियल चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है, तो वैसे ही उसके पॉकेट में कुछ होल्स हो चुके थे, यानी कि सेविंग जो है वो काफ़ी कम है, एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं। अब रेपो रेट के इंक्रीज़ का मतलब ये है कि जितनी भी आपकी रिटेल लोन्स है, इसमें होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ये सारी लोन्स जो हैं ये एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो आपका जो मंथली ईएमआई है इट्स गोइंग टू बी बिट एक्सपेंसिव। तो जो लोगों ने लोन उठाई है उनके लिए चीज़ें जो हैं इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। जिन लोगों के पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में हैं, फॉर एग्जांपल जो पेंशनर्स हैं, तो उनके लिए ये खुशी की बात है क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अपने एफडीज़ पर। और रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो इट्स गोइंग टू बी ए बिग नेगेटिव फॉर रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि अब क्या होगा कि लोन एक्सपेंसिव होगी, तो जो लोन लेकर आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, अगर आप एक रियल्टर हैं, आपके साइट्स चल रही हैं, तो फिर आपके लिए लोन जो है वो एक्सपेंसिव होगी, राइट? सो दिस इज़ नंबर वन। नंबर टू, आपका जो कस्टमर है जो लोन लेकर आपका घर या फिर फ्लैट खरीदने वाला है, तो वो भी अब डिसीजन जो है वो थोड़ा डिले कर देगा। तो कंस्ट्रक्शन पर इसकी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। और सीमेंट, स्टील, ग्लास, पाइप्स, लेबर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ होगी। ऑलरेडी हमारे देश में जॉबलेसनेस की सिचुएशन चल रही है, वी नो के रियल एस्टेट सेक्टर जो हैं ये वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब प्रोवाइडर हैं हमारे देश में, तो और ज़्यादा ये चिंता का विषय हैं। बट सिचुएशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी क्रिटिकल हैं कि एक तरफ चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको लिक्विडिटी को कंट्रोल करना चाहिए, और एक तरफ अगर आप रेपो रेट को इंक्रीज़ करते हैं तो लोन्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पता चल गए होंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर एजुकेशन चैनल, दैट इज़ क्यूरियसली एजुकेशन। Thank you very much. Stay curious. God bless you all. Jai Hind.